नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता होगा आज व्यापम का फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 20 फरवरी 2022 आज ही आपका हुआ है, ठीक ना। फूड इंस्पेक्टर का परीक्षा, आशा करता हूँ आपने एग्जाम दिया होगा, परीक्षा दिया होगा या फिर आपने परीक्षा नहीं दिया होगा। यदि आप व्यापम की दूसरी परीक्षा देना चाहते हैं, आने वाली परीक्षा, फिर भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसको देखने से आपको पता चलेगा कि व्यापम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं गणित के, ठीक ना, आते हैं। तो गणित के सही प्रश्नों का उत्तर इसमें हम व्याख्या के साथ देखेंगे। देखिए, जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से हम प्रश्नों का उत्तर इसमें देखेंगे। यदि टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक ना, व्याख्या करने में, क्योंकि समय लग सकता है, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 में 15 प्रश्न देखेंगे, फिर पार्ट 2 में 15 प्रश्न देखेंगे। और यदि समय पूर जाता है तो एक ही वीडियो में पूरा आंसर देख लेंगे। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे से देखते रहिए, उससे आप मिलान भी कर लीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है, और आपने गलती कहाँ किया है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा, और आंसर क्या होगा हल के साथ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, ये है, देखिए आपका पेपर, ठीक ना, ये पेपर है आपका भाग 1, ठीक ना, जिसमें आपको सबसे पहले ही गणित का क्वेश्चन आया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये सेट डी है। कौन सा सेट है, ये आपका सेट डी है ये, ठीक ना। आपका ABC कोई भी सेट रहा होगा, ठीक ना, सही में प्रश्न समान आते हैं, केवल क्रम आगे पीछे रहते हैं। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि ये प्रश्न आपके कौन से नंबर में है, उसके बाद आप अपना मिलान कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न इसमें पहले नंबर में दिया हुआ है। प्रश्न हो सकता है कि आपके पेपर में 10वें नंबर पे हो या 5वें नंबर पे हो, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी प्रश्न को देखकर आप खुद जान सकते हैं कि ये प्रश्न मेन में कितने नंबर में है, अपने पेपर में भिड़ा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न यहाँ बोला गया है, किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस के डंडे की कुल लंबाई होगी, ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उसके बाद आंसर पूछा हुआ है। अब देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। किसी बांस के डंडे का क्या बोला है, 0.1वां भाग। हम मान लेते हैं बांस के डंडे की कुल लंबाई x मीटर है। क्या मान लेते हैं, x मीटर है कुल लंबाई, ठीक। जब कुल लंबाई x मीटर हो तो x मीटर का 0.1वां भाग बोला है, तो क्या हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 0.1। 0.1 कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। देखिए, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x गुणा 0.1, या इसी को हम लिख सकते हैं x गुणा 1/10, ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है 5/8वां भाग। 5/8वां भाग को हम लिख सकते हैं x गुणा 5/8, x गुणा 5/8, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। और शेष बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा आपका, शेष बचा हुआ भाग कितना बताया है, 2.75 मीटर। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो x के बराबर हो जाएगा, जो हम मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ कैसे होगा, यदि हम माने हैं कि बांस की डंडे की लंबाई x मीटर है, तो हम करेंगे x/10 मतलब x गुणा 1/10 जो किया था। उसके बाद हम करेंगे प्लस 5x/8, ठीक ना, 5x बटा में 8 करेंगे। उसके बाद जो यहाँ मीटर बचा हुआ है, कितना मीटर बचा हुआ है, 2.75 मीटर, ठीक ना, 2.75 मीटर। इसको करेंगे तो बराबर हम माने हैं कि x मीटर है, तो x करेंगे, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको जैसे ही हम हल करेंगे, हल करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास किस प्रकार से आ जाएगा, देखिए 10/8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। यहाँ आपका 5x हो जाएगा, 5x प्लस 25x, उसके बाद प्लस आपका यहाँ 40 मल्टीप्लाई 2.78 होगा। क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई मतलब गुणा 2.75 इज इक्वल टू आपका 40 इधर आ जाएगा, आपका 40x हो जाएगा, ठीक। इसको आप हल कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन जोड़ घटा गुणा भाग आता होगा। इस प्रकार से आपका ये समीकरण बनेगा। उसके बाद आप हल करोगे तो इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार जैसे ही हल करोगे आपके पास आएगा यहाँ 30x। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो आपका 40 गुणा 2.75 करेंगे, कितना हो जाएगा, 40×5 200 हो जाएगा, 7×7 28, 2 30 हो जाएगा आपका। तो दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका लगभग 1 मिनट, 4×5 20, 2 7×7 28, 2 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा आपका, ठीक। मतलब यहाँ आपका हो जाएगा 110, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 10 और 1100 लगभग हो जाएगा, ठीक, 110 लगभग होगा। उसके बाद आपका यहाँ 40x है, तो यहाँ 40x हो जाएगा। अब देखिए 40x में 30x को घटाएंगे तो आपके पास 10x बचेगा। 10x बचेगा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 110, सॉरी यहाँ ये 0 आएगा, ठीक ना, 8 2 10 होगा, यहाँ 100 आएगा। तो आपका यहाँ आंसर इस प्रकार से आएगा आपका। यदि आप इसको हल करोगे तो आपके पास आएगा 10x बराबर आपका आएगा 100। चूंकि मैं अभी हल आपको याद नहीं किया हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे तो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद x का मान आप निकालोगे 100/10 करके,
तो आपका 10 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 10 मीटर आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का कितना मान होगा? आपका 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसमें आपको तरीका बताया जाएगा, बाकी आप हल खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से यदि मैं बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो देखिए इसमें आपका इस क्वेश्चन में इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यदि हम एक्स पुट कर दें तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ यदि हम एक्स रख देते हैं तो क्या करेंगे? एक्स को छोड़ के बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे ही इसको पक्षांतर करेंगे तो 3420 गुणा यहाँ 0.01 हो जाएगा, बट्टा में आपका हो जाएगा 19, गुणा में आपका 7 हो जाएगा। अब 0.01 को यदि हम दशमलव रूप में चेंज करें, क्या करें, मतलब दशमलव रूप को यदि हम नॉर्मल रूप में चेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100, क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं गुणा करके। अब आप इसको 16 कर लीजिए, मतलब इसको काट पीट के सरल रूप में कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 9/35। कितना आएगा? सरल रूप में यदि आप इसको करोगे तो 9/35 आएगा। कैसे करोगे एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए 100 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 20 हो जाएगा। यहाँ इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, 4 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। इस प्रकार 684। फिर 20 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको 4 से करें, 4 एकम 4, 7 को 28, 4 एकम 4 हो जाएगा 171। फिर 19 को करें, 19 एकम 19, 19 रमा 171। तो 9 ऊपर में बचा और 7 और 5 नीचे में बचा। तो इस प्रकार से आपका 9/35 इसमें आ जाएगा। इसमें 9/35 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए को कई लोगों ने गलती किया होगा 35/9 डाल के, ठीक, जो कि ये गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बोला है आपका कि 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की 2 गुनी होगी। आंसू की उम्र आज क्या होगी? ये पूछा गया है हमारे पास। ठीक, तो इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। हम सबसे पहले वर्तमान उम्र मान लेंगे, मतलब अपने मन में मान लेंगे कि वर्तमान उम्र इतना है इनका। ठीक, तो आंसू का यदि हम वर्तमान उम्र माने कि आंसू का वर्तमान उम्र x है और आंसू की माँ का मतलब मदर का वर्तमान उम्र कितना है? y है। आंसू का वर्तमान उम्र x है, माँ का वर्तमान उम्र y है। तो क्या बोला है? 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब x - 5, इसका भी वर्तमान आयु से 5 साल कम होगा और y/5। ठीक, y/5 मतलब माँ का भी उम्र 5 साल पहले कम होगा 5 साल। तो क्या बोल रहा है कि आंसू की उम्र से 3 गुनी थी। आंसू की उम्र से 3 गुनी थी कहने का मतलब है आंसू की उम्र में 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक, यही मतलब होता है 3 गुनी थी का मतलब। इस प्रकार से अब ये समीकरण बन गया, इसको आप हल कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई -15 हो जाएगा और यहाँ y - 5 हो जाएगा आपका। इसको यदि सरल रूप में हल करें तो ये हो जाएगा आपका 3x - 4 और 15 इधर हो जाएगा और -5 में +15 जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या होगा? 3x - 4 बराबर 10। ये पहला समीकरण आपका बन जाएगा। दूसरा आपका यहाँ बनेगा 5 साल बाद, ठीक ना, उसकी उम्र 5 साल बाद दोनों की उम्र। तो आंसू की उम्र 5 साल बाद x + 5 होगी और माँ की उम्र 5 साल बाद y + 5 होगी। इस प्रकार से होगी। ठीक, 5 साल बाद तो दुगुनी होगी। क्या है? दुगुनी है। दुगुनी है मतलब यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। ठीक, अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ आ जाएगा 2x प्लस आपका 10 हो जाएगा, यहाँ बराबर में यहाँ हो जाएगा y + 5, 2x + 10 y + 5। अब इसको यदि हम समीकरण के रूप में लाएं, y को इधर पक्षांतर करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x - y। 2x - y बराबर आपका हो जाएगा -5। क्या होगा? 2x - y बराबर -5 हो जाएगा। ये 2 समीकरण बन गए। इन्हीं दोनों समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या क्या समीकरण है। 3x - 4 3x - y बराबर 10 और 2x - y बराबर -5। यहाँ देखिए समीकरण क्या है? समीकरण है 3x - y बराबर 10 और दूसरा समीकरण था 2x - y बराबर -5। ठीक, अब देखिए इसको हम y को हटाना है, आंसू की उम्र ज्ञात करना है। आंसू की उम्र को हम x माने हैं तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x के y को हटाना पड़ेगा। तो y को यहाँ से कैसे हटा सकते हैं? यहाँ समझिए, यहाँ देखिए यदि हम यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 में 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा, x बचेगा और यहाँ 10 5 15 हो जाएगा। तो x की मान कितना आ जाएगा? 15। मतलब आंसू की उम्र कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप समीकरण बना के आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न था हमारे पास है, ठीक ना, इसको आपको स्पीड ही बताना पड़ेगा वरना समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसमें केवल आपको आंसर एक्सप्लेन के साथ, व्याख्या के साथ आंसर बताया जा रहा है। ठीक, तो आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके सही है, कितने आप सही अटेम्प्ट किए हो, कितने अंदाजी तुक्का लगाए हो, ठीक ना। सारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
अगला है देखिए, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किए। उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो। ठीक ना, कितना पैसा अधिक जमा होगा पूछा है यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो तो। अब यहाँ देखिए, सीता ने क्या किया, 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लिया। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय कहने का मतलब है यहाँ 5,000 आपका मूलधन है तो 5,000 गुणा यहाँ 10% हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, ठीक ना, बट्टा यहाँ 100 हो जाएगा। कलर चेंज, ठीक। तो यहाँ देखिए, अब आप इसको कट पीट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,000। कितना आएगा आंसर यहाँ, 1,000 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज की दर से ब्याज 2 वर्ष का कितना बनेगा, 1,000 बनेगा। मूलधन 5,000 है और 1,000 ब्याज बनेगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक ना, दोनों मिला के। अब पूछा है कि ब्याज अधिक कितना जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो। चक्रवृद्धि दर कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यदि ब्याज बने तो ब्याज कितना अधिक होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको पता होगा, P होता है 1 + R/100। क्या होता है, 1 + R/100 की घात n, ठीक ना। P होता है यहाँ आपका मूलधन, R होता है आपका रेट मतलब दर, n होता है आपका समय। तो यहाँ देखिए आपका अर्धवार्षिक बोला गया है। अर्धवार्षिक मतलब एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 अर्धवार्षिक। तो आपको यहाँ देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है तो कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे, 2 × 2 मतलब 4 अर्धवार्षिक, मतलब 4, n का मान कितना हो जाएगा 4, और r का मान कितना होगा। तो देखिए एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो ये परसेंट जो है 10% वार्षिक है तो इसको 10/2 करेंगे, गुणा करेंगे समय को और भाग देंगे दर को, तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5% ब्याज मिलेगा 4 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो यहाँ अपने पास आर का मान ओ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब हम कैसे हल करेंगे, मूलधन P का मान यहाँ 5,000 रखेंगे, फिर 1 प्लस यहाँ हम रखेंगे 5, आर के जगह 5/100 करेंगे, फिर यहाँ हम रखेंगे आपका 4, ठीक। अब हम इसको हल कर देंगे। इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,077.5 लगभग, ठीक ना। इसको आप हल कर लीजिएगा जैसे आपको हल करने आता होगा, बस आपको तरीका बता दिया जा रहा है, ठीक। 6,077.5 आएगा। और हमने साधारण ब्याज के मामले में देखा था कि साधारण ब्याज में कितना आया था आपका, मूलधन मिश्र धन आया था 6,000, ठीक ना। तो ये कितना अधिक ब्याज बन जाएगा वही पूछा है। तो देखिए 6,077.5 में साधारण ब्याज का 6,000 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.5। इसको घटाएंगे 77.5 आ जाएगा। वही आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसमें, 77.5। इस प्रकार से हम निकालेंगे आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ है आपके पास कि 2 बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, ठीक ना। ये पूछा हुआ है हमारे पास। अब ध्यान से समझिए, इसमें आंतरिक कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले आप समझिए। बहुभुज के आंतरिक कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका n-2। क्या होता है, n-2 × 180, ठीक ना, 180 अंश, ठीक ना, अपान 2 = होता है आंतरिक कोण, ठीक ना। आंतरिक कोण इससे हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे और आसानी से हम आंसर ले लाएंगे। जैसे यहाँ देखिए भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना बोला है, 1:2, ठीक ना, 1:2 बोला गया है। तो यदि हम मान लेते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी है, x है और 2x है, 1:2 को हम x व 2x मान लेते हैं 2 बहुभुज का, ठीक ना। यहाँ n होता है, ठीक ना, n। तो देखिए x के लिए x का कितना है आंतरिक कोण का मान, यदि सबसे पहले बहुभुज का, ठीक ना, पहले बहुभुज का मतलब n की आंतरिक कोण का मान हमने x माना है तो मान लेते हैं x - 2, ठीक ना, मल्टीप्लाई आपका 180 अंश बट्टा n हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 120 अंश दिया हुआ है। इसमें यदि हम n नहीं, यहाँ x होगा, 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ x होगा, ठीक ना, बराबर आपके पास दिया हुआ है 120 अंश। अब यहाँ यदि हम x का मान निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए हमारे पास आ जाएगा 100x - 200 बराबर 120x, ठीक ना। अब 120x में 100x को घटाएंगे तो 20x हो जाएगा और 20x बराबर 200 आ जाएगा। 20x बराबर 200 आ जाएगा तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट नहीं आ रहा है क्या आंसर आपका, x 2x, ठीक ना। हाँ, तो x n-2x - 2 100x - 200 = 120x, 20x = आपका 200 है। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 निकल कर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इसमें भुजाओं की संख्या x का मान कितना निकल कर आया, 10। तो 2x के लिए भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 दूना 20 हो जाएगी। तो दूसरे बहुभुज के आंतरिक कोण का मान पूछा हुआ है तो 20 है तो आंतरिक कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए 20 माइनस क्या करेंगे, यहाँ 20 - 2 × 180
बट्टा में यहाँ 20 करेंगे तो हमारे पास आंतरिक कोण का मान निकल कर आ जाएगा। तो 20 नमा 180 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 20 में 2 जाएगा 18, 18 नमा 144। एक मिनट, यहाँ मैंने कहीं कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक कर दिया है मैंने कहीं, यहाँ इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक ना। लेकिन तरीका यही है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक। जैसे देखिए पहले 1:2 है तो हम इसको मानेंगे कि x व 2x है, ठीक ना। तो x मानेंगे तो x - 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 180 हो जाएगा, यहीं मैंने 100 का शायद गुणा कर दिया था, ठीक ना, गलती से, अपान x हो जाएगा, बराबर यहाँ मान दिया हुआ है 120, ठीक। अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 180x, ये हो जाएगा 180x माइनस 180 दूना आपका 360 हो जाएगा, 360 बराबर हो जाएगा 120x, ठीक ना, 120x। अब देखिए 180 में 120 को घटाएंगे यहाँ करके, इधर इसको पक्षांतर करेंगे, 180x माइनस 120x बराबर आपका हो जाएगा 360 यहाँ। अब 360 हो जाएगा, 180 में 120 को घटाएंगे तो 60x हो जाएगा, यहाँ अपने पास 60x बराबर 360 आएगा। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 360 बट्टा आपका 60 आ जाएगा, इसको काटेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा। x का मान 6 मतलब 6 भुजा दिया हुआ है, पहले एक का मान x का मान कितना हुआ 6, तो 2x दूसरे को माने हैं, यहाँ 2 है तो 2x माने हैं, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 6 तो 2x का मान 12 हो जाएगा। अब देखिए हम 2x के आंतरिक कोण का मान ज्ञात करेंगे, देखिए 6 गुणा 2 मतलब 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 भुजाओं की संख्या वाले आंतरिक कोण का मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे हो जाएगा 12 भुजाओं वाले आंतरिक कोण का मान 12 - 2 गुणा 180 अंश हो जाएगा, बट्टा में यहाँ 12 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ देखिए 12 में 2 जाएगा 10 गुणा 180 बट्टा आपका 12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ठीक ना। तो 15 गुणा 10 हो जाएगा, 15 गुणा 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 अंश आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र क्रमशः 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तथा त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर हो, ठीक ना, होगी, ठीक ना। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। अब यहाँ देखिए इसको आप चित्र से बना लेंगे तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। ए बोल रहा है पहला ए वृत्त है, दूसरा ए वृत्त है, ठीक ना, दो कोई वृत्त हैं, इनका क्या है यहाँ केंद्र है दोनों वृत्त का, ठीक। यहाँ बोला है कि जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, मतलब इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसकी त्रिज्या यदि हम माने ऐसे मान सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कैसे हम त्रिज्या बनाएंगे, इसकी यहाँ तक टच कर देंगे, इसको यहाँ तक, तो ये त्रिज्या आपका निकल कर आ जाएगा। ये त्रिज्या आपका 15 सेंटीमीटर बताया गया है, ये त्रिज्या मान लीजिए आपका 20 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास पूछा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मतलब इसकी लंबाई, ठीक ना, इसकी लंबाई हमारे पास पूछ दिया। समझिए किसकी लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई, इन दोनों के टच की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है हमारे पास, ठीक ना। तो इसकी लंबाई अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप देखिए, आप इसको जैसे भी चाहें आप त्रिभुज के नियम का उपयोग करके इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप हल करेंगे आपके पास जो जीवा की लंबाई आएगा वो 24 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए आपका 7वां है कि एक बेईमान विक्रेता जो है, ठीक ना, बेईमान विक्रेता है, कोई दुकानदार है, ठीक, उस वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है। बोलता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य के रेट पर ही बेच रहा हूं, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, मतलब वो धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक ना, चुतिया बना रहा है। 960 ग्राम का बाट रखकर 1 किलो सामान दे रहा है, ठीक ना, तो वो कितना लाभ कमा रहा है ये पूछा गया है हमारे पास। तो देखिए 960 ग्राम का बाट रखा हुआ है तो क्रय मूल्य कितना हुआ 960 ग्राम। अब 960 ग्राम और दे कितना रहा है 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह 960 ग्राम का बाट रख रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है 40 ग्राम का। तो 40 ग्राम का लाभ कमा रहा है कितने पे 960 पे, तो 100 पे कितने का लाभ, वही आपका परसेंट कहलाता है। इन सभी का बेसिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड कर रहा था लेकिन बंद कर दिया था आपके रिस्पॉन्स की वजह से, क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था। तो आपको यदि चैप्टर वाइज पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा चैप्टर वाइज पढ़ना है, आपको विस्तार से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक। देखिए इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 24 चक्को 96 हो जाएगा आपका। इसको आप 6 चक्को 24 हो जाएगा, 25 चक्को 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ आपका हो जाएगा 25/6। क्या होगा 25/6। 25/6 को आप सही के रूप में लिखेंगे, 6 चक्को 24 हो जाएगा, एक बचेगा 6,
4 सही 1/6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:5 के अनुपात में बढ़ाता है। उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात होगा, ठीक ना, मतलब कितना होगा पूछा है। तो बस सिंपल सी इसमें कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है और मजदूरों की संख्या का अनुपात, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना बोला है 7:5, मजदूरों की मजदूरी का अनुपात कितना बोला है 10:9। बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप अनुपात खुद ही निकल कर आ जाएगा। 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 9×45 70:45। इसको आप काट दीजिए, 5 से दोनों चल जाएगा, आपका 14×5 70 हो जाएगा और यहाँ 9×45 हो जाएगा, तो 14.9 हो जाएगा। और क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा 14.9 होगा, साथ में आपका मजदूरी का बिल जो है वो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। घटेगा 14:9 के रूप में, ठीक। इस प्रकार से आपका आंसर इसका आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ दिया हुआ है, अगला है आपका, ये देखिए आपका चार्ट दिया हुआ है, चार्ट नहीं, चार्ट से पहले एक और है। यहाँ देखिए आपका बोला गया है किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रति वर्ष है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात और पहले उसके मूल्य होंगे, ठीक ना। 2 वर्ष पश्चात और पहले उसका मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम 2 वर्ष पश्चात उसका मूल्य ज्ञात करते हैं। तो अभी उम्र कितना है 1,62,000, मूल्य मतलब कितना है 1,62,000, ठीक। और इसके मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है का मतलब इसका मूल्य घट रहा है, ठीक ना। इसकी मांग जो है घट रही है, मूल्य इसका डाउन हो रहा है, नीचे हो रहा है। कितने परसेंट से 10% से। 10% कहने का मतलब है 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है 10% को यदि हम भिन्न के रूप में लिखें तो 1/10 लिखेंगे। 1/10 कहने का मतलब है 10 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें 1 की कमी हो रही है, मतलब 9 रुपये में बेचा जा रहा है। 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए हम 2 वर्ष पश्चात कैसे निकालेंगे इसका क्रय मूल्य। अभी जो इसका मूल्य है बिक्री मूल्य उसको लिखेंगे 1,62,000, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9/10, फिर 9/10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 10% की कमी हो रही है। बस इसको आप हल कर दीजिए, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपका 1620 मल्टीप्लाई 9 गुणा 9 मतलब 81 है। अब 1620 गुणा 81 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इस प्रकार से आप करोगे तो आपके पास आएगा 1,31,220 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 1 के हिसाब से। और यदि पहले का मूल्य ज्ञात करना चाहें तो पहले का मूल्य इससे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 लाख है, ठीक ना, 2 लाख इस प्रकार से आपके पास, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपका क्या हो रहा है 9/10 की कमी, मतलब ये क्या हो रहा है 9/10 की, हाँ इसमें 2 वर्ष पहले कमी हुई थी, ठीक ना। 2 वर्ष बाद इसमें कमी होगी तो 9/10 9/10 इस प्रकार से कर लीजिए। तो आपका जब 1,62,000 आ जाएगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा और आ जाएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं इसको आसानी से। और आपने क्या क्या आंसर दिया है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि 10 से 12 के प्रश्न के लिए निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए तालिका में 7 विद्यार्थियों के 6 विषयों के प्रतिशत अंक दिए हुए हैं। कोष्टक में दिए गए अंक उस विषय के महत्तम अंक है। इसके कहने का मतलब यहाँ समझिएगा, इसको देखिए मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। इसके कहने का मतलब है कि इसमें जो दिया हुआ है ये सभी आपके प्रतिशत वैल्यू हैं। क्या है ये सभी परसेंट वैल्यू, जैसे 90 50 ये सब परसेंट वैल्यू है, ठीक ना, प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पूर्णांक दिया हुआ है, देखिए कोष्टक के रूप में 150 मैथ का, केमिस्ट्री का 130 इस प्रकार से पूर्णांक दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि अक्षय द्वारा सभी सहविषयों में 6 विषयों में पाए गए कुल अंक हैं, ठीक ना। अक्षय द्वारा 6 विषयों में कितने अंक पाए गए हैं। अब अक्षय का नाम इसमें देखिए कहाँ दिया हुआ है, अक्षय का नाम इसमें यहाँ दिया हुआ है, इन्हीं के अंकों को पूछ रहा है। तो ये सारे परसेंट वैल्यू हैं, क्या है परसेंट वैल्यू है। इनको यदि आप अंकों में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका योग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अंकों में कैसे चेंज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ आप अक्षय का 90% है किसमें मैथ में, टोटल पूर्णांक कितना है 150। तो आप इसको करेंगे कैसे करेंगे 90%, ठीक ना, 90 गुणा 150/100, ठीक ना, इस प्रकार से आप करेंगे। इसी प्रकार से 60 का भी करेंगे, 60 गुणा जितना यहाँ परसेंट है उसको
ऊपर में जितना पूर्णांक है उसको ऊपर में लिखेंगे, बट्टे में 100 करेंगे। यहाँ 70 है तो आप 70 गुणा इस पूर्णांक को ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद नीचे 100 करेंगे। इसी प्रकार से सभी का करेंगे। करने के बाद आपके पास नंबर निकल कर आ जाएगा, अंक। उन सारे अंकों को आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पूछा हुआ है। ठीक, तो सारे अंकों को आप इस प्रकार से जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आएगा 449। क्या आएगा आंसर? शायद 449 ही आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, यही शायद आंसर आएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 449। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अगला आपके पास है जगदेश का कुल प्रतिशत कितना है। ठीक ना, अब कुल प्रतिशत जगदेश का पूछा है हुआ है। अब आप यहाँ एक गलती मत कीजिएगा। क्या गलती नहीं करना है? जगदेश का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए। ठीक ना, यदि आपने गलती किया होगा तो आपको पता होगा। जगदेश का मान यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ अपने को क्या करना है, इसी को जोड़ के औसत मत निकालिएगा, तो आपका औसत परसेंट सोचिएगा निकल गया है। ठीक ना, इसको आप पहले नंबर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक ना, जैसे 65% को 150 का 65% कितना होगा, तो क्या करेंगे 150 गुणा 65/100। क्या करेंगे 150 का 65% मतलब 150 गुणा 65/100 या फिर 65 गुणा 150/100 जो भी कीजिए। इसके बाद आपका इसका जो अंक निकल कर आएगा, ठीक ना, उसको यहाँ लिखेंगे जो भी आएगा। उसके बाद इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन सभी का निकाल लेंगे। उसके बाद जो जो अंक आएगा उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे दो, मान लीजिए आपके पास जोड़ने के बाद 200 आया, तो इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसका परसेंट वैल्यू निकालना है। मान लीजिए आपके पास जोड़ने के बाद 200 आता है। ठीक ना, 200 आएगा तो आप क्या करोगे, टोटल पूर्णांक अपने पास कितना है, टोटल पूर्णांक को जोड़ोगे। ठीक ना, टोटल पूर्णांक को यहाँ लिखोगे। टोटल पूर्णांक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए, आप समझिए, यहाँ टोटल पूर्णांक दिया हुआ है। टोटल पूर्णांक कितना है, 150, 130, 120, 100 और ये 50, 60 है और ये 40 है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, कितना हो जाएगा, 150, 130 आपका 280 हो जाएगा, 280 और ये 400 हो गया, 500, 600। टोटल पूर्णांक कितना है, नीचे 600 करोगे, ऊपर में यहाँ आपका 100 करोगे और यहाँ जितना भी आया हुआ है जोड़ने के बाद उसको लिखोगे। ठीक, उसके बाद हल कर दोगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर शायद आपका आएगा इस प्रकार से। जैसे ही आप हल करोगे आपके पास 60 शायद आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आप एक बार हल कर लीजिएगा, 60 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला है आपके पास कि उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, सभी विषयों में 60% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ 60% या अधिक प्राप्त कैसे किए हैं, तो सबसे सरल प्रश्न है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोगों ने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है सभी विषयों में। एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी विषय में बोला गया है। ठीक, सभी विषय में। यहाँ देखिए रेशमा जो है 90, 50, यहाँ ये नहीं की है तो ये आपकी कट हो गई। फिर यहाँ देखिए ये भी नहीं किया है, 40 किया है, कट हो गया। फिर ये आपका क्या है, अक्षय सभी में 60 या 60 से अधिक किया है, तो ये राइट है। आगे आपका जो है विघ्नेश भी किया है सभी में 60 या 60 से अधिक। और उसके बाद आपका अखिलेश यहाँ देखिए कट हो गया, 50 किया है। ठीक ना, यहाँ 50 किया है। आगे प्रकाश आपका जो है यहाँ 40 किया है और ये भी यहाँ 50, 35 किया है। तो कितने लोगों ने 60 प्लस किया है, 2 लोगों ने। ठीक ना, तो 60 प्लस 2 लोगों ने किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आपके पास पूछा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, अब इसमें इकाई के स्थान पर आपको अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 459 गुणा 46 गुणा 28। इसको देखिए, आपको सिंपल सी सभी का इकाई अंक लेना है। जैसे देखिए सभी का 459 का इकाई अंक 9 है, फिर आपका उसका इकाई अंक 6 है, फिर यहाँ x जो भी दिया हुआ है, ठीक ना, स्टार को x मान लेते हैं, फिर यहाँ इकाई अंक आपका 4 है। इन सभी को गुणा कर दीजिए इकाई अंक को। जैसे देखिए 9 गुणा 6 करेंगे, 9 छंग 54 हो जाएगा। फिर गुणा यहाँ 4 54, ठीक ना, 54 का यहाँ लिखेंगे 4। ठीक ना, 5 को छोड़िए, हटाइए, केवल इकाई अंक देखना है। फिर 4 गुणा x गुणा 4 करना है। ठीक, तो 4 चक्को 16 हो जाएगा। ठीक ना, 16 का फिर से इकाई अंक देखेंगे, बाकी इसको गोली मारो 6। ठीक ना, अब 6 x का मान कितना रखोगे कि 2 आएगा, तो x का मान यदि 9 रखें तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, तो क्या यहाँ इकाई अंक 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणा 7 करेंगे तो आपका 7 छंग 42, इकाई अंक 2 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं, इकाई अंक 2 इस प्रकार से आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे इससे भाग देने पर पूर्ण भाग दिया जा सके। है, छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। और देखिए यहाँ मान आपके बड़े दिए हुए हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा, जब भी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, ठीक ना, और 2-3 अंक आपके पास दिए हुए हैं, तो सभी का क्या होता है,
लसा निकालना पड़ता है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक सभी का आपका निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ भिन्न के रूप में दे दिया गया है, तो इसको आपने कैसे निकाला है। ठीक, तो देखिए इसका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सही के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 2 सही 2/3, फिर यहाँ दिया हुआ है देखिए 2 सही 1/4 मतलब 4 दूना 8 हुए 9, 9/4। ठीक, इस प्रकार से। फिर आपका 3 सही 1/2, 3 दूना 6 हुए 7, 7/2। फिर आपका दिया हुआ है 4 सही 1/5, 5 छक्को 20 हुए 21/5। इस प्रकार से 4 अंक आपके पास दिए हुए हैं। इनका लस ज्ञात करना है। तो लस ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का लस ज्ञात करेंगे और नीचे वाले का मस ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले का लस और नीचे वाले का मस। ठीक ना, तो ऊपर वाले का लस ज्ञात करेंगे मतलब 4, 9, 7 और 21 का लस ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से लस ज्ञात करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 252। कितना निकल कर आएगा, 252। और नीचे वाले का यदि मस ज्ञात करेंगे तो मस 1 निकल कर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 252/1 होगा। 252/1 मतलब 252। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 252। इस प्रकार से आप हल करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 252। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। ये बताया है कि दो बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्यूमिनियम का व दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा तांबे का है, वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। अब इसमें आप कैसे हल करोगे, यहाँ ध्यान से समझिए। ठीक, 9 मीटर 60 सेंटीमीटर मतलब आपका हो गया 900। देखिए यहाँ एक बात समझिए, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 9 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर प्लस 60 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 960 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी को यदि हम करें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 मीटर 60 सेंटीमीटर बराबर 960 सेंटीमीटर। ठीक, और आपका दूसरा तार है 5 मीटर 12 सेंटीमीटर। देखिए 9 मीटर 60 सेंटीमीटर बराबर 960 सेंटीमीटर। दूसरा है आपका 5 मीटर 12 सेंटीमीटर मतलब 512 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों का अधिकतम लंबाई के दोनों तारों को ज्ञात करो। क्या, अधिकतम लंबाई के दोनों तारों को ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। मतलब इन दोनों का लस आप निकाल दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पहली बात। और यदि आप इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालने में आपको दिक्कत जा रहा है, लंबा आपको लग रहा है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको हल कर सकते हो। उसको उससे भाग दिया जा सके, भाग दिया जा सके का मतलब है उसके भाग में आ जाए। तो यहाँ देखिए 40 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। 40 में क्या है, लास्ट टर्म 0। अब 0 का पहाड़ा किसके पास भी पढ़ो, 40 का टेबल जब भी आप पढ़ोगे तो 0 लास्ट टर्म जरूर आएगा। क्या 512 आ सकता है 40 के पहाड़ा में, कभी नहीं आएगा। तो 40 का भी आंसर नहीं हो सकता, 60 का भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 60 में भी 0 दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी संख्या 64 है, तो आप 64 से इन दोनों को भाग दे के देख लीजिए। 64 से दोनों भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 64। इस प्रकार से आप कई तरीके से आप चाहें तो हल कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों की आपकी एक से अधिक तरीके होते हैं हल करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हल करने जानते हो। ठीक है ना, और आपने प्रैक्टिस कितना किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 64। इस प्रकार से चलिए अगला प्रश्न। और आपका 33 मिनट हो चुका, आपका 15 प्रश्न हो चुके। ठीक, तो चलिए एक वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ समय बाद 1 घंटे बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक ना, उसमें आपको 1 से 15 तक इसमें मिल गया आपको आंसर, और 15 से 30 तक आपको उस वीडियो में आंसर देखने को मिल जाएगा व्याख्या सहित। ठीक, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सवाल बनाए हैं, कितने सही बनाए हैं, कितने गलत बनाए हैं, और इसके हिसाब से मॉडल आंसर भी और आगे के सभी प्रश्नों का यदि आपको उत्तर चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मैं आपको सामान्य ज्ञान के भी, गणित के तो कराऊंगा, गणित के कराने के बाद सामान्य ज्ञान के भी सभी प्रश्नों के उत्तर अपलोड कर दूंगा। मॉडल आंसर लगभग संभावित, ठीक ना, एक आध दो गलत हो सकता है, बाकी सभी आपके सही होंगे, लगभग सटीक उत्तर आपके पास दिया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा आशा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आप पेपर देखना चाहें तो वहाँ पेपर का PDF मैं डाल दूंगा, वहाँ आप पेपर देख सकते हैं। बाकी यदि आपको क्लास चाहिए मैथ रीजनिंग का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब 1 घंटा बाद ही मिलेंगे, ठीक ना, तो तब तक के लिए जय हिंद।